नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है उत्थान परिवार में। तो दोस्तों आज अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी हुई थी 3 मार्च 2019 को इसका पेपर हुआ था, उसको आज अपन सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अभी जो सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है ये 940 पदों की, इसमें जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। एग्ज़ाम देने से पहले और तैयारी करने से पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न और पेपर का पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, ताकि हमें तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की। सभी को पता है कि 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से आएंगे और 15 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, ठीक है ना। इन सभी की इन्फॉर्मेशन और इसका जो सिलेबस था उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। उन दोनों वीडियो के लिंक है ना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उनको देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कब आएगी, कितने पद है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम के पेपर की। तो देखिए 41 क्वेश्चन, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्रीकल्चर अपनी स्टार्ट होती है। 40 क्वेश्चन इसमें जीके और हिंदी के पहले आ चुके। अपन इसमें सिर्फ बात करेंगे एग्रीकल्चर की जो अपना मेन सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कम सांद्रता में एट्राजीन का छिड़काव किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। इंग्लिश में स्प्रे ऑफ एट्राजीन इन लो कंस्ट्रक्शन एक्ट्स एज टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। ये कहना चाहता है कि एट्राजीन का जो छिड़काव है वो किस प्रकार की फसल में किया जाता है और वाष्पोत्सर्जन रोधी मतलब जल की हानि कम से कम हो उसके लिए जो अपन एट्राजीन का छिड़काव करते हैं इसका उपयोग क्या है, इससे हमें जो फायदा होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसमें अपन चारों ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। सेकंड है परत बनाने वाला, इसको कहते हैं कि फिल्म फॉर्मिंग। थर्ड है वृद्धि रोधक ग्रोथ रिएक्टिंग। फिर है रंध्र बंद करने वाला स्टोमेटल क्लोजिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो अपन पहले नहीं देखेंगे, अपन पहले सभी जो ऑप्शन है उनके आंसर देखेंगे। जो प्रकाश को परावर्तित करने वाला जो है वो कौन सा है, तो गैस परावर्तित करने वाला हार्मोन है या फिर कहें कि शाकनाशी है, वो है केओलिन। गाइस मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, आंसर आपको लिखना है, साथ में नोट करते हुए चलिए। हर जो ऑप्शन है उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश परावर्तक, इसका है केओलिन। क्या है? केओलिन। सेकंड में चलते हैं, यहाँ पर परत बंद करने वाला मतलब श्लेष्मा एक परत होती है पत्तियों पर, उसको बंद करने वाले कौन से जो रसायन होते हैं वो कौन से हैं, तो वो है मेबिलीफ और हेक्साडिकेनोल। हेक्साडिकेनोल और मेबिलीफ दो है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, और वो है साइकोसील। देखिए दोस्तों वृद्धि रोधक, रोधक मतलब वृद्धि को रोक दिया मतलब सील कर दिया, तो रसायन कौन सा आएगा, साइकोसील। 4 है ऑप्शन इसमें रंध्र बंद करने वाला। पर्ण रंध्रों को बंद करने वाले रसायन है इसमें, एक तो है एट्राजीन और एक है PMA मतलब फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो चारों ऑप्शन के हमने आंसर देख लिए। फर्स्ट में आता है प्रकाश परावर्तक में, दोबारा से देख लिए केओलिन। सेकंड परत को बंद करने वाला मेबिलीफ और हेक्साडिकेनोल। थर्ड है वृद्धि रोधक को, उसमें है साइकोसील। और 4 है रंध्रों को बंद करने वाले रसायन, इसमें एट्राजीन और PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने पूछा है कि एट्राजीन का उपयोग किस में करते हैं। तो एट्राजीन का प्रयोग किस में करते हैं, रंध्रों को बंद करने वाला। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा 4 स्टोमेटल क्लोजिंग। स्टोमेटल क्लोजिंग इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, आलू की सुषुप्त अवस्था। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आलू की सुषुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है। इंग्लिश में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज
यूज्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ पोटैटो सीड। आलू की सुसुप्त अवस्था, दोस्तों सुसुप्त अवस्था जो डोरमेंसी पीरियड होती है वो क्या होती है? सुसुप्त अवस्था मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि बीज का जर्मिनेशन कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, कुछ समय के लिए उसका अंकुरण नहीं होता। वही चीज़ क्या होती है? सुसुप्त अवस्था। तो आलू में सुसुप्त अवस्था होगी तो आलू का क्या नहीं होगा? उसका अंकुरण नहीं होगा। जैसे आलू मोटा होता है, ठीक है, आकार में अधिक होता है, तो वो आकार में बारीक रह जाएगा, आकार में मोटा नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी सुसुप्त अवस्था को क्या करना है? ज़रूरी करना है कि उसकी सुसुप्त अवस्था खत्म होनी चाहिए। तो उसमें अपन जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? तो सबसे पहले यूरिया, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यूरिया। तो दोस्तों यूरिया किस काम में आता है? इसमें नाइट्रोजन होती है 46%, ये पौधों की बढ़वार के लिए काम में आता है, ठीक है। सेकंड है एग्लोल, और एग्लोल किस काम में आता है? एग्लोल जो एरिटोन, एग्लोल और एरिटोन, इसमें दो ऑप्शन है, दोनों को एक साथ में देखते हैं। एग्लोल और एरिटोन को अपन लेते हैं, बीज बोने से पहले बीजों को क्या करते हैं? उनको इनके रसायन में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो फंगस होती है वो नहीं हो। फिर इसमें एक ऑप्शन बचा है थायो यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, जो पौधों को एमाइड के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा थायो यूरिया। तो थायो यूरिया का कितना परसेंट काम में लेते हैं? घोल 1%। कितना काम में लेते हैं? 1%। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए थायो यूरिया का 1% घोल क्या करते हैं? काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? थायो यूरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? एक तो होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब आयात करना और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो भारत क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। तो इसको अपन क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो कौन से उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, जिनको भारत क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, और वो कौन सा है? आप बताइए, फटाफट मुझे बताइए, कौन सा आंसर होगा इसमें? नाइट्रोजन होगा। कौन सा आंसर होगा राइट इसमें? नाइट्रोजन। दोस्तों मैं आपको एक इसमें ऑप्शन है फास्फोरस। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फास्फोरस का कारखाना कहाँ पर है? तो फास्फोरस का कारखाना है जमशेदपुर यूपी। कहाँ पर है? जमशेदपुर यूपी। फास्फोरस और जिंक ना अपने उदयपुर में भी थोड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? नाइट्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है अपना, और 4 क्वेश्चन में चलते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? SSP, इसको अपन शॉर्टकट में कहते हैं। एक SSP होता है, एक DSP होता है, एक TSP होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो दोस्तों यदि एक्चुअल आंसर इसमें देखा जाए ना, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस 16% होती है, फिर डबल हो जाएगी 32 और ट्रिपल हो जाएगी 48। SSP में 16 होती है, DSP में 32 होती है और TSP में 48 होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या नहीं है? 16 नहीं है। तो इसमें जो आंसर माना गया था, इसमें 12, इसमें सेकंड ऑप्शन माना गया था आंसर, कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है? 12। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस का अंश कितना है, तो कितना आता? 16%। DSP में कितना होता? 32%, और इसमें TSP में कितना होता? 48। तो यहाँ पर इसने पूछा क्या है? सल्फर पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर फॉस्फोरस समझ के 18% कर देते, लेकिन इसने पूछा क्या है? सल्फर का अंश पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 12%। क्या होगा इसमें राइट आंसर? 12%। नेक्स्ट चलते हैं फिर फिफ्थ क्वेश्चन अपना। फिफ्थ क्वेश्चन कहना चाहता है हमें कि राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? राजमा क्या है? एक दलहनी फसल है। राजमा क्या है? दलहनी फसल है, और इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? वैसे नाइट्रोजन की मात्रा इसमें काफ़ी होती है, क्योंकि इनकी जड़ें क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, और इनमें गांठें होती है। उपयुक्त जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भूमि को क्या करते हैं? उर्वरक करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, 110 से 120 किलोग्राम। कौन सा होगा राइट आंसर, 110 से 120 किलोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 46 या 6 कह सकते हैं इसको, और इसमें होगा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये कहना चाहता है कि ब्राउन मैन्यूरिंग ए रिसेंट अप्रोच ऑफ वीड कंट्रोल विच इज मोस्टली यूज्ड इन क्रॉप ऑफ। ये कह रहा है कि खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ब्राउन मैन्यूरिंग क्या है। तो ब्राउन का मतलब तो क्या है, भूरा। मैन्यूरिंग का मतलब है मैन्यूर से क्या लेंगे, खाद। तो ब्राउन भूरी खाद होती है ना, वो किस में अपनाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्राउन मैन्यूरिंग क्या है। तो दोस्तों यह एक चावल में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है, चावल में अपनाई जाती है। इसमें चावल की खड़ी फसल में ढैंचा को उगाने, ढैंचा क्या है, एक हरी खाद की फसल है। सिस्वेनिया एक्युलेटा इसका बोटनिकल नेम है। ढैंचा को उगाने और उन्हें खाद के लिए शाकनाशी की मदद से पहले क्या करेंगे, जो ढैंचा की फसल है उसको खेत में उगा दिया, फिर उसको केमिकल की सहायता से नष्ट कर देंगे। किसको, ढैंचा को। अब केमिकल की सहायता से उसको नष्ट किया तो ढैंचा के जो पार्ट थे पौधे के, शाखा, तना, जड़, ये किस कलर के हो जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, भूरे रंग के हो जाएंगे। तो ये जो संपूर्ण विधि है इसको क्या कहते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग। खाद, ढैंचा की फसल उगाई, उसको शाकनाशी से नष्ट कर दिया, शाकनाशी से नष्ट करने के बाद वो खत्म हो गई, खत्म होने के बाद उनके सभी पार्ट किस रंग के हो गए, किस कलर के हो गए, ब्राउन कलर के हो गए। और इस विधि को अपने क्या कहते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग। तो ब्राउन मैन्यूरिंग किससे अपनाते हैं, धान की सीधी बुआई हेतु। पहले आप खाद ने मिला दिया और फिर इस धान में क्या करते हैं, सीधी बुआई करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें देखो मक्का, गन्ना, गेहूं इसमें नहीं अपनाते, केवल ये किस में अपनाते हैं, धान में अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 48 क्वेश्चन, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है। इंग्लिश में देखिए सैलाइन सॉइल, लवणीय मृदाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैलाइन सॉइल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अपन चारों ऑप्शंस को देखेंगे। गाइस आपको पता होना चाहिए और ये ध्यान रखना कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी थोड़ा कवर करके चलेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि इंग्लिश का जो आंसर वो हमेशा राइट आंसर होता है, ठीक है ना। हिंदी में काफ़ी बार हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ऑप्शंस में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा राइट आंसर होगी। तो थोड़ा इंग्लिश को भी कवर करते चलिए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें लीचिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लीचिंग। लीचिंग को क्या कहते हैं, निस्पंदन। मतलब लीचिंग को अपन निक्षालन भी कह सकते हैं, निष्पंदन भी कह सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि लीचिंग क्या होती है। लीचिंग होती है कि पानी के साथ जल के साथ मिट्टी के कुछ कण या खाद के कुछ अंश घुलकर मृदा की निचली सतह में चले जाते हैं ना, वो क्या है, निक्षालन। मतलब पानी का नीचे की स्तर में, नीचे की परत में जाना है क्या, लीचिंग। सेकंड ऑप्शन है पायराइट्स का प्रयोग, फिर है जिप्सम का प्रयोग और चूना का प्रयोग। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पायराइट्स और जिप्सम और चूना, ठीक है ना। जिप्सम का उपयोग अपन करते हैं क्षारीय मृदाओं का सुधार, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए चूने का उपयोग करते हैं, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2 होता है और चूना का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। तो ये कह रहा है कि लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है, तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा, निष्पंदन या लीचिंग। दोस्तों लवणिक मृदा क्या होती है कि पानी के साथ घुलकर नीचे वाले स्तर में चले जाते हैं। लवणीय भूमि में यदि रेगुलर सिंचाई करेंगे तो लवण है ना पानी के साथ घुलकर नीचे वाले स्तर में चले जाते हैं, और उस विधि को अपन क्या कहते हैं, लीचिंग। क्या कहते हैं, लीचिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, लीचिंग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और ये है कि जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। इंग्लिश में देख लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शंस को देखिए, साप्ताहिक मौसम में बदलाव, सप्ताह में मौसम का बदलाव होगा वो जलवायु, अपन उसको नहीं कह सकते। मासिक मौसम, एक महीने में बदलाव होगा उसको भी अपन मौसम नहीं कह सकते। थर्ड है दैनिक मौसम में बदलाव, दैनिक जो हमेशा हर समय बदलता रहता है उसको अपन मौसम
सॉरी इसको अपन जलवायु नहीं कह सकते, उसको क्या कहें, अचानक मौसम में परिवर्तन होना, ठीक है ना, जैसे बादल हुए और बरसात हुई, वो अलग चीज है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, जलवायु। जलवायु हमेशा लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जायद की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, ये 6-6 महीनों के अंतराल पर चलती है। तो जलवायु क्या होती है, जलवायु कभी भी, क्लाइमेट कभी भी सडन चेंज नहीं होती, अचानक कभी भी बदलाव नहीं होता, ये लंबे समय के बाद क्या होती है, बदलाव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर पैरामीटर्स, ठीक है, लंबे समय के मौसम में बदलाव जो होता है लगभग 30 वर्षों से कम या अधिक भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लंबे समय के मौसम में बदलाव ही क्या है, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, और यहां से काफी बार क्वेश्चन पुट अप होता है हर एग्जाम में। ये कहना चाहता है कि मृत्तिका कणों का व्यास होता है, द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले इज। गाइस आपको पता होना चाहिए कि एक ISS पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार मृदा के कणों को 4 पार्ट में डिवाइड किया, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले। मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया था। इसका मोटी बालू का आकार होता है 2 से 0.2 mm, ठीक है। 2 से फिर आकार क्या होगा, धीरे 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 कम होगा। इसने कौन सा आकार पूछा है, क्ले का पूछा है, सैंड, सिल्ट, क्ले, मतलब क्ले जो लास्ट में आती है ना मिट्टी, उसका पूछा है। तो उसका आकार कितना होता है, 0.002 mm से कम। क्या होता है गाइस, 0.002 mm से कम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि आकार सबसे कम होता है क्ले मृदाओं का। गाइस वहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन यहां पर हो जाता है कम और अधिक में कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा ध्यान रखने, आकार 2 से हमेशा कम ही होता है, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.022 mm से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है हमें कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लता कितनी होती है। तुल्यांक की अम्लता पूछ रहा है हमें कि तुल्यांक की अम्लता कितनी होती है। अच्छा कितनी होती है बताइए, अमोनियम सल्फेट NH4SO4। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 110, इसका राइट आंसर क्या होगा 110। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लता कितनी होती है, 110 होती है। दोस्तों जब अपन फर्टिलाइजर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 52 क्वेश्चन कहना चाहता क्या है हमें, तो देखिए निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन दे रखा है रॉक फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP और डाई कैल्शियम फॉस्फेट DCP। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि फास्फोरस उर्वरक में से कौन सा अम्लीय मृदा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉक फॉस्फेट। इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉक फॉस्फेट। DAP को अपन फसल के बीजों के साथ मिक्स करके लगते हैं, इसका उपयोग अपन अम्लीय मृदाओं में भी करते हैं और क्षारीय मृदाओं में भी पर्टिकुलर करते हैं। ठीक है ना, वैसे पर्टिकुलर इसका अमोनियम फॉस्फेट का जो करते हैं वो दोनों में करते हैं, क्योंकि जब जुताई करते हैं खेत की, बीज बोते हैं तो उसके मिक्स के साथ अपन इसको लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्या कहता है, सुनिए। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। इसने पूछा है कि द्विवर्षीय जो खरपतवार है उसका उदाहरण क्या है। तो अपन सभी जो ऑप्शन है उनको देखेंगे। ये इसके डायरेक्ट, अब देखो इसने डायरेक्ट क्या दे दिए, इसने बॉटनिकल नेम दे दिए। क्या दे दिए इसने, डायरेक्ट बॉटनिकल नेम। तो गाइस इसीलिए मैंने कहा था कि यदि आपको बॉटनिकल नेम याद है तो आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसने एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। तो देखिए साइनेडोन डैक्टाइलोन, साइनेडोन डैक्टाइलोन किसका बॉटनिकल नेम है, दूब घास का। दूब घास क्या है, डोन है। सेकंड है साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस किसका बॉटनिकल नेम है, मोथा।
और मोथा खरीफ का खरपतवार है। मोथा किस फसल का खरपतवार है? खरीफ का खरपतवार। फिर देखो एविना फटुआ या पटुआ, ये जंगली जई है और रबी का खरपतवार है। जंगली जई का बॉटनिकल नेम क्या है? एविना पटुला या पटुआ। ये जई का खरपतवार है, ये जई का बॉटनिकल नेम है, सॉरी, और जई रबी का खरपतवार है। लास्ट है चिकोरियम इंटाइवस, इसने इकोरियम दे दिया। इकोरियम इंटाइवस कासनी का बॉटनिकल नेम है और कासनी बरसिन का मुख्य खरपतवार है और ये रब्बी का क्या है? खरपतवार है। तो साइनिडोन डैक्टाइलम धूप घास का हो गया, साइप्रस रोटेंडस मोथे का हो गया, अविना पटुआ जंगली जई का हो गया, चिकोरियम इंटाइवस किसका हो गया? कासनी का हो गया। अब इसने पूछा है कि द्विवर्षीय खरपतवार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकोरियम इंटाइवस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकोरियम इंटाइवस। इकोरियम इसको कह सकते हैं। चिकोरियम इंटाइवस रब्बी का खरपतवार, एविना फटुआ भी रब्बी का है, साइप्रस रोटेंडस, ये साइप्रस रोटेंडस खरीफ का है और दूब घास बहुवर्षीय खरपतवार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 54। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54। तो देखिए, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। इंग्लिश में देख लीजिए, द ग्रोथ ऑफ एक्सुलरी बड्स इनटू सूट या सॉफ्ट इन इज नाउन एज। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए, चार ऑप्शन को देखते हैं। ब्रांचिंग, टिलरिंग, जॉइंटिंग और फ्लोरिंग। शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ बनना, फूल आना। तो देखिए ब्रांचिंग, जो शाखा फूटती है ना, शाखा तो लगभग सभी पौधों में फूटती है, जैसे सरसों में निकलती है अलग प्रकार की शाखाएं। सेकंड है टिलरिंग, कल्ले किस में फूटते हैं? जैसे गन्ना हुआ, बाजरा हुआ, लगभग खाद्यान्न फसलें। ठीक है। थर्ड है जॉइंटिंग, गांठ बनना। गांठ किस में बनती है? दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बनती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। फिर है फ्लोरिंग, फूल किस में आते हैं? तिलहनी फसलों में भी आते हैं और दलहनी फसलों में भी आते हैं, जिनकी मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कल्ले फूटना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कल्ले फूटना, या फिर कह सकते हैं इसको टिलरिंग। क्या कह सकते हैं दोस्तों? टिलरिंग इसको कह सकते हैं। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या हो गया? कल्ले फूटना। मतलब शाखा से और शाखा निकल रही है, उसको क्या कह दिया हमने? टिलरिंग कह दिया, कल्ले फूटना कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। इंग्लिश में देख लीजिए, द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ कंपोजिट मैज इज। मक्का की, संकुल मक्का की प्रमाणित बीज पूछा है। दोस्तों पृथक्करण दूरी क्या होती है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पृथक्करण दूरी होती है दो फसलों के मध्य की दूरी, या फिर कहें कि दो फसलों के लाइनों की जो मध्य की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी। अब यहाँ पर प्रमाणित बीज क्या होता है? तो दोस्तों पृथक्करण दूरी को दो पार्टों में बांटा गया, एक है आधार बीज और एक है प्रमाणित बीज। हमेशा पहले आधार बीज आएगा और सेकंड प्रमाणित बीज आएगा। आधार बीज की जो मात्रा होगी, दूरी होगी, उसकी डबल किस में हो जाएगी? प्रमाणित बीज में। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें 100 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 100 मीटर। तो 100 मीटर किसकी होती है? प्रमाणित दूरी। ये होती है ज्वार की। 100 मीटर जो प्रमाणित दूरी है वो किसकी होती है? ज्वार की। तो ज्वार की आधार दूरी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 200। कितनी हो जाएगी? 200। सेकंड ऑप्शन है 200 मीटर। 200 मीटर प्रमाणित दूरी किसकी होती है? संकुल मक्का की। संकुल मक्का की प्रमाणित बीज दूरी कितनी होती है? 200 मीटर। तो आधार दूरी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 400 मीटर हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है 300 मीटर। 300 मीटर प्रमाणित दूरी किसकी होती है? संकर मक्का की। संकुल मक्का की 200 होती है प्रमाणित दूरी, संकर मक्का की 300 होती है। संकुल की 200, संकर की 300। तो आधार दूरी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 600 मीटर हो जाएगी। फिर 400 मीटर किसी की नहीं होती। ठीक है दोस्तों, वैसे बाजरा की होती है 400 मीटर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा संकुल मक्का, इसने पूछा है। तो संकुल मक्का का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन के मैंने आंसर आपको बता दिया है। आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे भी करके देख सकते हो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 56 मोस्ट क्वेश्चन है, और ये कहना चाहता है कि हमें सुनिए इसको।
जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम है। इंग्लिश में देखिए, जियामेज एवर्टा इज द बॉटनिकल नेम। तो दोस्तों जो मक्का है उसका क्लासिफिकेशन है, इसके वर्गीकरण को अलग अलग लगभग 7 से 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न किसका बॉटनिकल नेम है? स्वीट कॉर्न का बॉटनिकल नेम है जियामेज सैकरेटा। स्वीट कॉर्न का बॉटनिकल नेम क्या है? जियामेज सैकरेटा। सेकंड ऑप्शन में पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न का है जियामेज इंडेंटाटा। जियामेज इंडेंटाटा। थर्ड ऑप्शन है वैक्सीकॉर्न, इसका है जियामेज सेरेटिना कुलेसा। सेरेटिना कुलेटा, ठीक है। 4 है सॉफ्टकॉर्न। सॉफ्टकॉर्न का है जियामेज एमाइलेशिया। जियामेज एमाइलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉपकॉर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉपकॉर्न। जियामेज एवर्टा किसका है? पॉपकॉर्न का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 57। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 57 क्वेश्चन पढ़िए इसको। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मुख्य अवयव कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मैग्नीज। मैग्नीज का काम है कि दो सिराओं के बीच का जो भाग होता है वो कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। मैग्नीज में क्या होता है? दो सिराओं के मध्य का जो भाग है वो पीला पड़ जाता है। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल का मुख्य अवयव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का काम है विटामिन सी के संश्लेषण का काम कौन करता है? मोलिब्डेनम। पोटास का काम है रंध्रों को खुलने और बंद होने में जो मुख्य हिस्सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा पोषक तत्व निहित है? पोटास। कौन सा होगा? पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 58, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था। इंग्लिश में देखिए, गुलियर इरेशन इज द एडवांस स्टेज ऑफ। अब दोस्तों जल क्षरण, अब जो क्षरण है ना वो दो प्रकार का होता है, एक जल क्षरण होता है, एक वायु क्षरण होता है। जल क्षरण में 4 अवस्थाएं होती है, बौछार, परत, रिल और अवनालिका। वायु क्षरण में 3 होती है, निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, बोपरा की नस, BPRA, बोपरा की नस, NUS। BPRA, B से बोचार, P से परत, R से रिल और से अवनालिका। BPRA बोपरा की नस, N से निलंबन, U से उच्छलन और S से सतह सर्पण। बोपरा की नस, BPRA की NUS। B से बोपचार, P से परत, R से रिल, A से अवनालिका। ये क्रम भी है, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, रिल चरण। अभी हमने देखा रिल चरण किसका अपर रूप है? जल चरण का है। बोछार भी किसका है? जल चरण का है। परत भी किसका है? जल का है। लेकिन वायु चरण किसका है? सीधा आंसर वायु। तो ये 3 तो किसके हो गए? जल चरण के, और वायु चरण अलग से हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या पूछ रहा है? अवनालिका चरण की बढ़ती अवस्था कौन सी है? तो वो होगी कौन सी? रिल होगी। कौन सी होगी दोस्तों? रिल होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिल होगा। मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दिया इसका 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है अपना 59 क्वेश्चन। तो देखिए, वह पोषक तत्व जो स्टामेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है। इंग्लिश में देख लीजिए, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा एंड मेंटेन्स द टर्गर ऑफ सेल्स इज फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट मुझे बताइए। इसका राइट आंसर होगा पोटास। इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटास, पोटेशियम। तो दोस्तों फॉस्फोरस का काम क्या है? फॉस्फोरस से पत्तियों का रंग बैंगनी हो जाता है। जब फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस से क्या होगा? पौधे की पत्तियां हैं वो कैसी हो जाएंगी? बैंगनी रंग की हो जाएंगी। सल्फर से क्या होता है? सल्फर में होता है, गंधक में जड़ों का विकास रुक जाता है। फॉस्फोरस की, सल्फर की कमी होती है, जड़ों का विकास रुक जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है ही। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह है कि मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है। इंग्लिश में देखिए, सोविंग ऑफ 1 or 2 रो ऑफ ब्लैक ग्राम एंड इन बिटवीन 2 rows ऑफ मेज इन एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो दोस्तों ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की एक यदि पंक्ति लगाएं या इससे अधिक तो उसको अपन क्या कहेंगे। चारों ऑप्शन को देखते हैं। सहचर, सहचर का मतलब साथ में चरना, इसको सहयोगी भी कह सकते हैं। तो सहचर में क्या है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनना, इसको नोट भी करते चलना। इसमें होता है कि 2 फसलों के बीजों को अपन मिक्स नहीं करते, तो क्या करते हैं, मान लीजिए सरसों के साथ अपन गेहूं लगा रहे, तो सरसों की अलग लाइन लगाएंगे, गेहूं की अलग लाइन में लगाएंगे, दोनों की लाइन अलग अलग हो गई, वो क्या हुई, सहचर। तो मक्का की 2 पंक्तियों के बीच में उड़द की 2 पंक्तियां उगाना, जैसे गन्ना प्लस आलू। सेकंड देखिए रक्षक फसल, रक्षक फसल को अपन गार्ड फसल भी कहते हैं, सीमांत फसल भी कहते हैं। रक्षक का मतलब हुआ कि रक्षा करना। इसमें क्या होता है, जैसे गन्ने की फसल लगाई तो गन्ने की फसल के चारों ओर अपन और किसकी फसल लगाते हैं, सनई और अरहर की फसल लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है पट्टीदार फसलों का। अब पट्टीदार फसल में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी फसल की हमने पट्टी या कतारों में बुआई की, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अलग अलग समय में निकटवर्ती खंडों में लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई छोटी फसल लगाई तो उस फसल को बचाने के लिए वहाँ उसके चारों ओर पट्टी किसकी लगाएंगे, बड़ी फसल की लगाएंगे, ताकि उस फसल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। जैसे चुकंदर और सोयाबीन को छाया देने के लिए, चुकंदर और सोयाबीन की फसल है उसको छाया देने के लिए मक्का और टमाटर की फसल को लगाएंगे। 4 है बहुस्तरीय। बहुस्तरीय में क्या होता है, इसमें प्राकृतिक रूप से जो पौधे उगते हैं उनकी ऊंचाई वाली फसलों की तरह, जैसे अनेक फसलों का लाभ, हवा प्रकाश स्थान का लाभ क्या ले सकते हैं। इसमें नेचुरल तरीके से बहुमंजिलीय तरीके से लगाते हैं। एक फसल लगाई उसके ऊपर दूसरी फसल लगाई, जैसे नारियल का पेड़ है, नारियल के पेड़ में हमने किस काली मिर्च की भी लगा दी, उसके अलावा नारियल और प्राप्त हो रहा है, काली मिर्च की बेल चढ़ा दी, दालचीनी लगा दी, अनानास लगा दिए। तो एक ही पेड़ में, जैसे नारियल का पेड़ है तो नारियल लग रहे हैं, वहाँ काली मिर्च भी लगा दी और दालचीनी भी लगा दी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसके 4 ऑप्शन के आपको आंसर बता दी। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सहचर फसलें। सहचर फसलों में क्या होता है, सहचर फसलों में होता है कि 2 पंक्तियों के बीच में उड़द की पंक्तियां, फिर जैसे गन्ना प्लस आलू। तो दोस्तों ये हमने बात की 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देगा। अब एक साथ अपन 60 क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी इसको देखते देखते बोर हो जाओगे। तो इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। वैसे हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखा, लेकिन 20 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, और जो मैंने 20 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, जो आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं जल्द लेकर आऊँगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में यस या ये कहकर कमेंट करोगे कि सर हमें बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए, तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।